हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2022 में पूछे गए वे प्रश्न जो आपके एमपीपीएससी 2021 या 2022 में पूछा जा सकते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट दोज एमसीक्यूज। ये क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं। अब यूपीएससी क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है जो एमपीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा इन क्वेश्चंस को। डिस्कशन स्टार्ट करने पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेफिनेटली आने वाले कल में जो कंटेंट डालेंगे वो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। लेट्स बिगिन दिस वन। हाँ, एक और चीज़ है, जो नए फ्रेंड्स हैं रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने पॉलिटी का है। ये क्वेश्चन लाया गया है, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई अमेंडमेंट बिल होता है वहाँ पर कभी भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है। बिकॉज क्या होता है कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल और फाइनेंस बिल 1 के मामले में यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। लेकिन कभी भी अमेंडमेंट बिल हो या ऑर्डिनरी बिल हो, उसके मामले में राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट। यस, बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, पास करने के बाद में लोकसभा और राज्यसभा जब उसे विशेष बहुमत से पास कर देते हैं, उसके बाद में जब राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति को उसे साइन करना ही पड़ता है। राष्ट्रपति के पास बिल्कुल अधिकार नहीं होता है कि ऐसे बिल को वो रिटर्न कर सकें। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें प्रॉपर तरीके से ऑर्डिनरी बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो ऐसे बिल को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट बिल का मामले में यहाँ पर राष्ट्रपति के पास रिटर्न करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं इसके मामले में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, या इसके अलावा फाइनेंस बिल 1 के मामले में जॉइंट सिटिंग हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, मनी बिल हो या संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल हो, इसके मामले में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में जरूर पूछे जा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया अगला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। देखिए संविधान में ऐसे कोई प्रोविजन तो है नहीं, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात जरूर की गई, लेकिन ऐसे प्रोविजन बेसिकली मिलते नहीं। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर हम इसको सही नहीं बोल सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 91st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो वहां पर जरूर किया गया था। पहले क्या होता, कोएलिशन गवर्नमेंट होती थी या जैसे भी गवर्नमेंट होती थी उसमें बहुत सारे मिनिस्टर हो जाते थे, लेकिन ये प्रोविजन डाल दिया गया है कि जितना भी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जैसे मान लीजिए इस समय लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 543 से 543 है, तो 543 का 15% ज़्यादा नहीं हो सकता। एवनली ये प्रोविजन सेम राज्यों के लिए भी चलता है। जो राज्यों में जो स्पेशली यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 230 विधायक हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने विधायक हो सकते हैं, इसका 15%, इतने विधायक ही यहाँ पर मंत्री बन सकते हैं। तो ये लिमिट डली हुई है, और इसमें इंक्लूडिंग होता है प्राइम मिनिस्टर या राज्य के मामले में सीएम होता है। तो ये प्रोविजन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। तो ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में भी पूछा सकता है। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का है। वेल देखिए, दिस इज एज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लोकसभा के यहां पर एक्सक्लूसिव पावर के बारे में बात की जा रही है। ऐसे क्वेश्चन वाकई काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई? बिकॉज देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए, इन तीनों स्टेटमेंट को हम लोग समझने का थोड़ी प्रयास करेंगे अपने अपने एंगल से। पहला स्टेटमेंट इसमें लिखा है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए आपातकाल की जो घोषणा को समर्थन करने का जो अधिकार होता है, ये सिर्फ लोकसभा के पास नहीं बल्कि राज्यसभा का भी होता है। यदि आप एक्सक्लूसिव टर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अनन्य शक्ति,
तो ये एक्सक्लूसिव में नहीं आता, राज्यसभा के पास भी पावर है, तो बेसिकली यहां पर स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है किस पे, लोकसभा पे। लोकसभा के पास अधिकार होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का, तो ये बिल्कुल सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल और केवल निम्न सदन को होता है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का अधिकार लोकसभा के पास भी है और राज्यसभा, मतलब दोनों मिलकर इम्पीच कर सकते हैं, महाभियोग चला सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो एक्सक्लूसिव पावर में यदि हम देखें तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट ओनली, है ना। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हियर इट इज, ये क्वेश्चन एक पॉलिटी का है। क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। दल बदल विरोधी कानून। अब देखिए, दल बदल विरोधी कानून में कई सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन देखते हैं इसमें क्या लिखे हुए हैं। पहला प्रोविजन यहां पे लिखा है द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। देखिए, ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर मतलब जो नॉमिनेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा में तो अब कोई होता नहीं, इंग्लैंड में मामला खत्म कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा के मामले में देखें तो यहां पर जरूर 12 नॉमिनेट मेंबर होते हैं। तो यहां पे आपको समझना है यहां पर कि राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट हो जाते हैं, नॉमिनेशन होने के बाद में विद इन 6 months, कब तक, विद इन 6 months आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं तब आपके ऊपर लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बेसिकली यहां पर एग्जैक्टली उल्टा लिखा है, ये कैन नॉट ज्वाइन। तो बेसिकली यहां पर कैन ज्वाइन होता है, कोई पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हो 6 महीने के अंदर अंदर। यदि आप 6 महीने के भीतर भीतर ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इंडिपेंडेंट मेंबर, जो मेंबर स्वतंत्र तरीके से चुने गए हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर याद रहे कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप उस दिन की चली जाएगी। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट मेंबर कैन नेवर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द 5-year टर्म। 5 साल के दौरान वो कभी ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, किसी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे जाके मंत्री बन सकते हैं समर्थन करके, लेकिन दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकते। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बारे में क्लास में मैंने कई बार डिस्कस किया है, तो आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस वन। सेकंड क्वेश्चन यहां पर लिखा है द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज डिसाइड ए डिफेक्शन केस। काफी बढ़िया क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। यहां पर द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज डिसाइडेड डिफेक्शन लॉ। बेसिकली लॉ ऐसा कोई डिफाइन किया नहीं है टाइम फ्रेम कि इसके अंदर अंदर आपको डिफेक्शन करना पड़ेगा। जब भी डिफेक्शन का मामला आएगा तब डिफेक्ट किया सकता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो यहां पर सेकंड ओनली इज राइट वन। पहला स्टेटमेंट यहां पर सीधा गलत है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी पॉलिटी का है। पॉलिटी क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में थोड़े आसान पूछे गए थे। पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पहला स्टेटमेंट में देखें तो ये स्टेटमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही ये परमिशन है, सॉलिसिटर जनरल को ये परमिशन बेसिकली दी नहीं गई है। तो यहां पर पहला वन तो सही है बट सेकंड वन इज नॉट राइट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। देखिए, ये बेसिकली देखें तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की जब तक राष्ट्रपति को पद है तब तक वो बने रहेंगे। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली सिस्टम यही बोला जाता है कि जब तक गवर्नमेंट है तभी तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बने रहेंगे। लेकिन बेसिकली ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि नहीं गवर्नमेंट बदली के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बदलना जरूरी है। दैट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे संविधान में लिखा नहीं है। तो बेसिकली देखें तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत हैं। तो नीदर वन नॉर टू, डी वन इज राइट वन। ये क्वेश्चन भी काफी कॉन्सेप्चुअल है। ये क्वेश्चन आपके पीएससी में जरूर पूछा सकता है। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके रिट से पूछा गया है, जो आर्टिकल 32 है, यू नो अबाउट द रिट। तो यहाँ पूछा गया विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमाल की बात है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे यूपीएससी में इस बार पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस के बारे में मैं जब भी पॉलिटी क्लास लेता हूँ कई बार डिस्कस करता हूँ, तो आई एम श्योर कि जिन्होंने भी हमारी क्लासेस की होंगी उनको काफी बेनिफिट यहाँ से मिला होगा। तो नाउ यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। मैंडामस का मतलब क्या होता है? मैंडामस का बताया टू कमांड, मतलब यदि आप अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपको कमांड क्या आता है कि अपना काम करना शुरू कर दो, है ना।
विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप नहीं ला सकते हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ में देखा जाए तो जो हैबियस कॉर्पस है सिर्फ वही ला सकता है, इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश की बात करें तो परमादेश मैंडामस यहां पर नहीं लाया था, लेकिन यहां पर लिखा है विद अ पब्लिक ड्यूटी। यदि आप पब्लिक ड्यूटी में है तो उस कंडीशन में आपके ऊपर लाया जाने की बात की गई है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं ला सकते, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी हैव, मतलब उनके खिलाफ लाया सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे ए पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब ये है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक प्रवण इसमें लिखा है क्यो वारंट अधिकार पर इच्छा। देखिए आमतौर पर जो रिट होती हैं जिसमें चाहे हैबियस कॉर्पस हो, चाहे मैंडामस हो, चाहे सर्सिवरी हो, कोई भी रिट हो या प्रोहिबिशन हो, कोई भी रिट हो, वो केवल एग्रीव्ड पर्सन मतलब जो इंसान के साथ गलत हुआ है वही लेके आ सकता है। लेकिन क्यो वारंटो मतलब अधिकार प्रेच्छा एक ऐसी रिट है जो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन लेके आ सकता है, मतलब एक पब्लिक माइंडेड पर्सन भी उसको लेके आ सकता है, बिल्कुल अलाउड है। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे ले आऊँ तो मैं लेके आ सकता हूँ। एक ही रिट ऐसी है क्यो वारंटो जिसको कोई भी इससे इंटरेस्टेड पर्सन लेके आ सकता है। जरूरी नहीं कि आप एग्रीड हो, जरूरी नहीं कि आपके ऊपर कोई नुकसान हुआ हो तभी आपके जो रिश्तेदार हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो लेके आ सकते हैं। नहीं, क्यो वारंटो में कोई भी लेके आ सकता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, सेकंड यहाँ पे गलत है, तो 1 और 3 इज राइट वन। तो आई एम श्योर इससे आपको रिट की कॉन्सेप्ट जो है काफी क्लियर हो गए होंगे। नाउ एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पॉलिटी का, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। विद रेफरेंस डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा यहाँ पे एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल सही बात है, स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है, तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो ये डेट कब करना है, कब इलेक्शन कराना है, ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास में है, लोकसभा अध्यक्ष के पास में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही यहां पर दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट यहां पर है देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज ए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन है नहीं, बाई कन्वेंशन जरूर किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, दैट्स नॉट नेसेसरी। तो यहां पर देखें तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है, दिस इज नॉट राइट वन ओवर हियर, है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है द डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रेजाइडिंग ऑफिसर प्रेजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड द डिलीवरी सेकंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर उसको सेकंड करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब यहाँ पे सही क्या हुआ, ए इज राइट वन ओवर हियर। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने पिक किया था, तो आई एम श्योर पॉलिटिक क्वेश्चन से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी पूछा गया आपके एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंट से आप कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। well, देखिए मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस इमिशन के लिए कौन सी यहाँ पर फसल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट, तो इसका सही आंसर है बेसिकली चावल। चावल मतलब धान, मतलब वीट, मतलब वी कैन से दैट थिंग नॉट वीट, दैट्स पैडी। तो पैडी बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, धान की जो फसल होती है वो इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। और आपको पता होना चाहिए जो चावल है वो किस तरह की फसल है, खरीफ फसल है। तो यहाँ पर यस, चावल से सबसे अधिक मात्रा में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट होता है। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, हो सकता है फ्यूचर में कभी पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया है आपके ज्योग्राफी से। अब यहाँ पर आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आमतौर पर बने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पूछा गया नामचा बरवा, नंदा देवी, नौकरेक, इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कहाँ पर स्थित है, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर देखें तो करेक्टली मैच में भी केवल एक ही यहाँ पर सही है। नंदा देवी की बात करें तो कुमायूं हिमालय में है, बाकी की बात करें बाकियों का कोई यहाँ पे मतलब है नहीं। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय से कोई मतलब नहीं, नामचा बरवा कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश साइड में है, तो ये बेसिकली बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है।
नंदा देवी का कुमायूं हिमालय, नौकरी का भी सिक्किम से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो ये इसमें एक ही सही है, नंदा देवी, तो ये इसमें सेकंड वन इज राइट वन है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आमतौर पे आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में क्राइसिस तो ऑलरेडी थी ही, आपको पता है। तो अफगानिस्तान के नेबरहुड कंट्रीज का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान की नेबरहुड की जो कंट्रीज हैं इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अफगानिस्तान में ऑलरेडी बहुत बड़ी क्राइसिस थी बिकॉज ऑफ तालिबान एंड ऑल। तो आपको यहाँ पर अफगानिस्तान की नेबरहुड कंट्रीज का नाम याद रखना पड़ेगा। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद आपको क्लियर कट थोड़ा मिलेगा। तो लुक एट द मैप, ये मैप आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, हियर इट इज, देयर यू गो, हियर इट इज। अफगानिस्तान के नेबरहुड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान है, इसके एक साइड में, दूसरे साइड यहाँ पर ईरान आपको दिख रहा है। लुक एट द मैप, यहाँ पे ये अफगानिस्तान का मैप दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसके एक साइड में पाकिस्तान है, दूसरे साइड में इधर ईरान है। ऊपर साइड की बात करें तुर्कमेनिस्तान है, इधर तजिकिस्तान का भी बॉर्डर टच करता है ना थोड़ा सा। तो ये बेसिकली नेबरहुड कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या मैच कर रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ का नाम ऐसा लिखा है। अज़रबैजान का नाम लिखा है, तो अज़रबैजान का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मैप में देखेंगे तो अज़रबैजान अलग ही जगह में, अज़रबैजान यहाँ पे है, तो अज़रबैजान का अफगानिस्तान से ऐसा कोई मतलब है नहीं। बाकी जो है बाकी का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बेसिकली बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, एक तो तजिकिस्तान हो गया, चलो ठीक है तजिकिस्तान हो गया, एंड द सेकेंड वन इज तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे हो गया, तुर्कमेनिस्तान का मैच कर रहा है, और उज्बेकिस्तान। बाकी किर्गिस्तान अज़रबैजान कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आपको नेबरहुड कंट्रीज का नाम याद रखना पड़ेगा, बिकॉज पॉसिबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। ये क्वेश्चन वाकई में कहूँगा काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और यदि आप हल्का से कॉमन सेंस लगाएंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। पूछा गया, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द विच टाइम। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो समर सॉलिस्टिस यदि बात करें तो 22 जून को होता है। मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं, हमारी जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा पे 22 जून को ओवरहेड होती हैं, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब यहां पूछा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होता है। लॉन्गेस्ट डे कब होगा, देखिए जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा में ऊपर आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है उस समय लॉन्गेस्ट डे होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो 22 जून देखा जाए तो यहां पे हल्का सा आपको कैलकुलेशन करना था कि फर्स्ट हाफ द मंथ ऑफ जून, जून के यदि पहले हाफ में यदि हम देखें तो यहां पर तो दिन छोटा रहेगा। सेकेंड हाफ द मंथ ऑफ जून की बात करें, मतलब 15 तारीख से लेकर 30 तारीख यदि हम बात करें, 15 जून से 30 जून तक, तो ये सूर्य की किरणें बिल्कुल यहीं पर ओवर हो रही होती हैं, यहां पर या तो यहां पे। तो उस कंडीशन में 22 जून के आसपास के टाइम में देखा जाए तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून पड़ता है। तो इसके हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है और यही इसका राइट आंसर होगा। तो कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को आप यहां पे सही कर सकते थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके, ये क्वेश्चन हमारे गवर्नेंस का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। अब यहां पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, मतलब यहां पर आप यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस्तेमाल करने का पैसा नहीं लगता। जैसे आरोग्य सेतु यदि आप इस्तेमाल करते हैं इसका पैसा नहीं लगता, कोविन आप इस्तेमाल करते हैं पैसा नहीं लगता, डिजी लॉकर इस्तेमाल करते हैं, दीक्षा कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसा नहीं लगता। तो ये सारे के सारे यहाँ पर ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हालांकि वेब 3.0 जैसे क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पूछे आ सकते हैं, थोड़ा याद रखिएगा। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, अपने डेटा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेब 3.0 की बात करें यहाँ पर देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा वेब 3.0 की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेट बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन ए कॉर्पोरेशन, तो ये कलेक्टिवली लोग इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वेब 3.0 के ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, बल्कि इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा, आने वाले कल में आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने पूछा है तो किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। यहां पर एक टर्म पूछा गया सास के बारे में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये क्वेश्चन भी आपके आईसीटी का है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो सास के बारे में स्टेटमेंट दिया, सास सॉफ्टवेयर सर्विस बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, बिल्कुल सही बात है, आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस से। और तीसरा है आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर द फॉर्म ऑफ सास, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो सास के बारे में भी आपको ये याद रखना है, सॉस हो गया वेब 3.0। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं।
ये क्वेश्चन कोविड से पूछा गया है। कोविड के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। वेल, इसमें आप देखेंगे 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड द कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। देखिए यहां पर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों? बिकॉज ये आरएनए बेस्ड नहीं है बल्कि डीएनए बेस्ड है। तो यहां पर आरएनए बेस्ड बल्कि आपको कोवैक्सीन है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। दिस इज द रॉन्ग वन। इसके अलावा यहां पे लिखा है स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पे कह सकते हैं सही है। और तीसरा स्टेटमेंट यहां पे दिया है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। बिल्कुल सी बात है, उसको इनएक्टिवेट किया गया उसके बाद पैथोजन को। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो कोवैक्सीन की बात करें भारत बायोटेक का है, इंडियन है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बट पहला स्टेटमेट यहाँ पे गलत है बिकॉज ऑफ दिस mRNA, बिकॉज ये डीएनए बेस्ड है। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड इज राइट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, तो कोविड-19 के बारे में थोड़ी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश से पूछा गया है, मध्य प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी को हल्की सी जानकारी इसकी होती तो क्वेश्चन से नहीं गलत होता। क्वेश्चन पूछे पीछे द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, व्हाइट आइबिस। इसमें देखिए गोल्डन महसीर की बात करें, वैसे महसीर के बारे में बात करना चाहिए महसीर। महसीर जो मछली है ये एक मछली होती है और महसीर मध्य प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का स्टेट एक्वाटिक एनिमल है क्या, महसीर। उसी तरह यदि इंडिया की बात करें, भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगेज रिवर डॉल्फिन है, लेकिन मध्य प्रदेश का महसीर है। तो ये बेसिकली महसीर बर्ड नहीं बल्कि एक मछली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मियावाकी, है ना। मियावाकी पद्धति क्या है? बल देखिए इस समय इस टर्म को इस्तेमाल किया गया है न्यूज़पेपर्स में, इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। मियावाकी होता है क्रिएशन ऑफ पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, वो तो कहेंगे ही ना, क्रिएशन ऑफ मेनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। अभी तो सब शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे वन क्रिएट करना, इसे बोलते हैं मियावाकी मेथड। बेसिकली एज ऑफ नाउ यू नो अबाउट दैट थिंग कि इस समय हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में बहुत कम फॉरेस्ट कवर है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर उज्जैन में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। बालाघाट में सबसे देखिए, लेकिन उज्जैन में सबसे कम है। तो ऐसी जगहों में जहाँ फॉरेस्ट कवर कम है वहाँ पे छोटे छोटे फॉरेस्ट एरिया तैयार किया सकते हैं, इसे मियावाकी मेथड बोलते हैं, है ना। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्वेश्चन हालांकि मध्य प्रदेश से पॉलिटी का ही कह सकते हैं, बिकॉज 1919 एक्ट जिसे बोलते हैं मोंटेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म और 1935 एक्ट, दोनों ही आपके सिलेबस में है, दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, बस दो ही आपको पढ़ने हैं। इसमें लिखा है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मोंटेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म बोलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर डिवाइडेड टू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट। देखिए रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होता था, रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब ये था कि बेसिकली यहां पर जो मामले थे उसमें देखिए अब यहां पर 2 होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव होता है और एक होता है लेजिस्लेचर। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वहां पे लेजिस्लेचर किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से नहीं पूछ सकता था। एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नर है और उसकी जो एग्जीक्यूटिव होती हैं, लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उनके मामले में रिस्पॉन्सिबल होना होता था एग्जीक्यूटिव को। अब यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में यदि आप कुछ सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बेसिकली कौन सा ट्रांसफर रहा होगा, कौन सा रिजर्व रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि लेजिस्लेचर अकाउंटेबल हो, क्योंकि उस समय इंडियंस बड़ी मात्रा में लेजिस्लेचर में आने लग गए थे। तो ये जो सब्जेक्ट था केवल और केवल रिजर्व में था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको बस केवल ओपन अप कर दिया था कि जो पंचायती राज सिस्टम वगैरह है चलो ठीक है आप भी कर लो, अकाउंटेबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लैंड रेवेन्यू पुलिस ये सारा का सारा एग्जीक्यूटिव के सुप्रीम कंट्रोल में था। तो यहाँ पर सिर्फ एक मामला है जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाला गया था, बाकी तीनों के तीनों जो हैं आपके रिजर्व सब्जेक्ट में थे। मतलब यहाँ पर यदि गवर्नर और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई एक्शन लेते हैं तो वहां पर लेजिस्लेचर पे बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पूछा गया। तो 1, 3 and 4 इज राइट ओवर हियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। एक क्वेश्चन आपके आया क्रिप्स मिशन से, देख लेते हैं बेसिकली क्या बोला गया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसेस स्टेट्स। देखिए यही बस मामला गलत है यहाँ पे। देखिए आपके 389 मेंबर थे, 389। मामला क्या था यहाँ पे 296 जो है ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे और 93 जो है ब्रिटिश रियासतों से आएंगे, है ना। ये मामला था पहले। लेकिन ये 93 जो है ब्रिटिश रियासतों जो आने थे ये नॉमिनेटेड हो सकते, नॉमिनेटेड रहेंगे, मतलब जो रियासतों में राजा है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन 296 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस रहेंगे
यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होकर उनको बेसिकली वो संविधान सभा के मेंबर बन सकते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ एज ऑफ नो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्हीं में जो चुने हुए मेंबर थे वही बेसिकली अपने में चुनेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थी कि यहाँ पर चुनाव होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पर कोई चुनाव नहीं होगा। इसलिए पूछा जाता है कि क्या हमारी संविधान सभा कंप्लीटली एक इलेक्टेड बॉडी थी? नहीं, संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से जरूर चुनाव हुआ था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से रियासतें थी वहां से नॉमिनेट किया गया था। तो यस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे केवल दो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में, कौन से यहाँ पर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो यहाँ पर देखें सारे ही हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, हिमाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो। चाय के साथ में आपको पता होना चाहिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जहां भी वो हिली स्टेट होना चाहिए। कैसे करें? क्यों? बिकॉज चाय के खेतों में बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन चाय के जो बागान होते हैं वहां पे चाय की जो जड़ें होती हैं वहां पर वो इतनी मजबूत नहीं होती। जैसे चावल की बात करें, चावल की जड़ें पानी में डूबी रहती है लेकिन सड़ती नहीं है, लेकिन चाय के साथ ऐसा नहीं है। चाय के साथ जड़ें पानी में डूबी रहेंगी मतलब सड़ जाएंगी। हिली रीजन की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर पानी जो है अपने आप निकलता रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग चाय की जड़ें सड़ नहीं पाती। यदि लंबे समय तक चाय की जड़ें पानी में डूबी रह जाएं तो मतलब वो सड़ जाएंगी। तो इसलिए जहां भी हिली रीजन है वहां पर चाय के बागान होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट का रीजन है, तो यहाँ पे बेसिक बात है चाय के बागान है। केरला की बात करें यहाँ पर वेस्टर्न घाट का रीजन है, यहाँ पे चाय के बागान है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पूरा हिली स्टेट ही है। त्रिपुरा की बात करें यहाँ पे हिली स्टेट है, तो यहाँ पर चाय के बागान हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारे चारों राज्यों में चाय के बागान हो सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, इंडिया इज मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? भारत इनमें से किसका मेंबर है? देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस वन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक बनाया गया है जो चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको एक चीज याद रखना है, इसमें देखा जाए तो जो सबसे बड़ा शेयर है वो किसका है? वो बेसिकली चाइना का है, सबसे बड़ा शेयर चाइना का है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट शेयर इसमें इंडिया का है। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक चीज और आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये संघाई में नहीं बल्कि बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग में है, चाइना में ही है। लेकिन एक बैंक और सुना होगा आप लोगों ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ये बेसिकली जो ब्रिक्स बैंक है ना, ब्रिक्स कंट्रीज, इसका बैंक है बेसिकली NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका बल्कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, इसका भारत मेंबर बन चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ब्रह्मोस की जो लिमिट एक्सटेंड की गई थी, पहले ब्रह्मोस केवल 300 किलोमीटर से अंदर की मार सकता था, मारक क्षमता थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 500 पर कर दिया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली MTCR साइन कर लिया हम लोगों ने, तो ब्रह्मोस की जो रेंज है वो बढ़ाई गई इसी के तहत। और तीसरा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है, इसमें भारत मेंबर बन चुका है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही बेसिकली यहाँ पे देखा तो मेंबर बन चुके हैं। तो एज ऑफ नाउ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल 9 मेंबर हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पर देखिए तो भारत पार्ट है। और याद रहे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली बीजिंग में। नाम संघाई जरूर है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में, इसको आप याद रखिएगा। तो कुल मिला के ये तीनों ही बॉडीज का भारत पार्ट है, तो ये तीनों ही यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग भी इस समय काफी चर्चा में है, बहुत सारी जो कंपनी है इसका इस्तेमाल कर रही हैं। होता क्या है? कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। ये एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना कि जो आपके प्रोडक्ट हैं वो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटली साउंड है। ये बेसिकली इस तरह से फॉल्स ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, मिथ्या रूप से ये प्रभाव व्यक्त करना, इसे बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, है ना। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं अनक्लोज। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जरा इसको देख लेते हैं। बात खत्म नहीं होती। पहला स्टेटमेंट है, कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश ए ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी अप टू ए लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। यस, बिल्कुल सही बात है। जो 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल सी होता है, मतलब यहाँ तक कंप्लीट आपका अधिकार होता है।
नॉटिकल माइल समुद्री मील से बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जो सिंपल मील होता है वो 1.6 किलोमीटर का होता है, लेकिन जो नॉटिकल माइल होता है थोड़ी ज्यादा होता है, 1.85 किलोमीटर का होता है। ये बेसिक डिफरेंस है नॉटिकल माइल और सिंपल माइल में, है ना। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल आर लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज टू द टेरिटोरियल सी। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अफगानिस्तान की बात करें, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो नहीं उसको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पैसेज मिलेगा समुद्र का, यहाँ पर जो बाकी कंट्रीज उसको रोक नहीं सकती हैं। और तीसरा यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। चलिए ये कुल मिला के ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं मध्य प्रदेश से पूछा गया है, मध्य प्रदेश की डायनास्टी से पूछा गया है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कौन सा इसमें कितने पेयर यहाँ पे करंटली मैच्ड हैं, तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। देखिए भोज की बात करें, राजकोट नहीं है, भोज बेसिकली क्या थे, परमार। भोज वाज परमार किंग। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, यहाँ पे नानुक की बात करें, नानुक was the founder of चंदेल डायनास्टी, जजाक गुप्ती का, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जय शक्ति की बात करें, जय शक्ति जरूर परमार नहीं थे, बल्कि जय शक्ति चंदेल वंश के थे, तो यहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। नाग भट्टिक 2 की बात करें, गुजर प्रतिहार है, तो बेसिकली यहाँ पर केवल 2 ही पेयर सही हैं, 2 गलत है इसमें, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन आप मध्य प्रदेश का कह सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जा सकता है आपकी पीएससी में। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर अ कंपाइलेशन। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग वर्षा के लिए, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन सल्फर ऑक्साइड। देखिए आपको याद रखना चाहिए केवल और केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, यही 2 रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की बात करें, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए, दैट्स एक्टिंग एज ए ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, दैट इज एक्टिंग एज ए पोल्यूटेंट, तो ये बेसिकली यहाँ पर एसिड रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रिस्पॉन्सिबल है, तो ओनली 2 एंड 4 इज राइट वन। तो ये रहे मिला क्वेश्चन। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 2500 क्वेश्चन आपके पीएससी के काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है, इनको बल्कि आप प्रयास करें कि एक दो बार दोबारा देखें, जिससे आपको चीजों को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं। हमारे जो नए फ्रेंड्स हो, रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, हमारे एमपीपीएससी के रिवीजन बैच कोर्स की आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे रिवीजन बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस मात्र रखी गई 999 रुपए, इतने में आप हमारा रिवीजन बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इसके अलावा रामसोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में भी आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं इफ यू वांट टू जॉइन द बैच कोर्स फॉर एमपीपीएससी। 1 ईयर बैच कोर्स भी हमारा चल रहा है, मेंस के लिए बैच कोर्स चल रहा है, सारे बैच कोर्स आप चल रहे हैं, बैच कोर्स आप ज्वाइन करके इंक्वायरी ले सकते हैं। डिस्कशन में ज्वाइन करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।